नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं देश का भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। वीकेंड पर भी हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं उनसे सत्य और तथ्य के साथ खबरों को करवाएं आपसे रूबरू और समझे खबर का हर बिंदु। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइंस का न्यूज पंच में। तो सबसे पहली खबर जो न्यूज पंच में हम आज ट्रैक कर रहे हैं वो है कि भारत की बढ़ती हुई परमाणु ताकत, और प्रधानमंत्री ने इसके लिए बधाई दी। आज का जो 133वां मन की बात का संस्करण था उसमें कि कैसे न्यूक्लियर पावर की दिशा में भारत जो है वो उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इस पर करेंगे चर्चा विस्तार के साथ। इसके बाद बात होगी कि आखिरकार टीएमसी क्यों फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोट की वजह से बाइकर गैंग ने कहीं ना कहीं मतदाताओं को धमकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे न्यूज पंच में। और उसके बाद आपको बताएंगे कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी ताकत के साथ उन्नत बख्तरबंद वाहन जो हैं अब वो एक पैराडाइम शिफ्ट के साथ मौजूद हैं। क्या है ये पैराडाइम शिफ्ट, इसको भी समझेंगे बहुत आसान भाषा में। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली खबर की कि किस तरह से न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भारत बढ़ रहा है आगे। तो किस तरह से जब हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी देश को आगे ले जाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। अब भारत का लक्ष्य क्या है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के उस लक्ष्य को स्थापित करना है। तो प्रधानमंत्री ने आज 133वां जब मन की बात का अपना एपिसोड में अपने तमाम वक्तव्यों को साझा किया, उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र किया और खास तौर पर जो स्वदेशी निर्माण है वो कैसे बढ़ रहा है, और उन्होंने ऊर्जा उत्पादन के साथ ईंधन निर्माण का भी जिक्र किया, ताकि कैसे भारत की जो निर्भरता है अलग देशों पर वो कम हो जाए। और इसमें जब हम आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं तो वैश्विक पटल पर भारत अब एनर्जी के तौर पर भी एक फैसिलिटेटर के रूप में स्थापित होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी मन की बात को रखा। उन्होंने बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है। वो बड़ी उपलब्धि ये है कि जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की है, और सराहना इस तरह से की गई कि जो ब्रीडर रिएक्टर है उसकी सफलता पर उन्होंने बधाई दी। ब्रीडर रिएक्टर यानी कि ये इस तरह के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को आगे लेकर जाने के लिए। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में ये प्रोजेक्ट है, और इस उपलब्धि की वजह से भारत का जो गौरव है ऊर्जा उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर ये तीनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात क्या है कि अगर आप खेती किसानी की बात करते हैं तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वहां पर भी मददगार साबित होते हैं। खेती किसानी से इनोवेटर्स तक का एक लेवल जो है उसमें भी मददगार साबित होते हुए नजर आते हैं। तो परमाणु ऊर्जा यात्रा में ये ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाली है उल्लेखनीय प्रगति। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा क्या कुछ कहा है। आइए समझते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। तो क्योंकि हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, आइए इसको समझते हैं कि आखिरकार ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। ये एक खास तरह का परमाणु रिएक्टर है और इसकी जो क्षमता है वो 500 मेगावाट की मानी जाती है, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो 500 मेगावाट है। और सबसे अहम बात यह है कि ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम ईंधन इसमें लगता है और ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन है, कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। और ये नया ईंधन, इसमें प्लूटोनियम की हम बात करते हैं, वो
खुद तैयार करता है, यानी यूरेनियम को प्लूटोनियम में तब्दील करने की क्षमता इसमें है। यानी कि जितना ईंधन आप खर्च करते हैं उससे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि अगर आप 25 पैसे लगा रहे हैं तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा होगा। तो भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये अहम कारगर साबित होगा। ब्रीडर का मतलब जैसे हम किसी की ब्रीडिंग करते हैं तो वो 2 के हिस्से में यानी कि 2x में तैयार होता है। ये उस लिहाज से रिएक्टर जो है भारत की ऊर्जा क्षमताओं को और मजबूत बनाएगा। अब इस बड़ी उपलब्धि से कैसा बदलाव सामने आने वाला है? तो भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम मौजूद है। अब इसमें आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तमिलनाडु का जिक्र करें, ओडिशा में थोरियम के भंडार हैं, वहीं केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी थोरियम मौजूद है। पीएफबीआर से यानी कि जो ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स हैं उनसे थोरियम का उपयोग होगा अब आसान। अब इस आसानी से हमारी जो निर्भरता, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, दूसरे देशों पर कम हो जाएगी और अगले 500 सालों तक। अब एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी की जो ज़रूरत है खास तौर पर पावर सप्लाई के लिए जो ये वैकल्पिक स्रोत हैं वो बेहद अहम माने जाते हैं। तो सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव का। गौरव, जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम की उपलब्धि का प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं उस उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है जब हम विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आंचल, क्योंकि 2047 का जो लक्ष्य है वो इतना आसान नहीं है और ख़ास तौर पर जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रूपरेखाएं जो है पहले से निर्धारित की हुई हैं और इस पर काम तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ है इसमें, आइए सबसे पहले इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जिस रिएक्टर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये रिएक्टर आखिर है क्या, किस तरह से काम करता है। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से ये जो PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये इस तरह से काम करता है क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो आज की नहीं है। इसके लिए आज से अगर हम इतिहास में जाएं तो होमी भाभा ने बहुत पहले ही न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 3 स्टेजेस डिसाइड की थी और वही रखा गया था जिन चरणों पर तेज गति से जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो काम करते नजर आ रहा है। पहला स्टेज जो था जिसमें हमने यूरेनियम से बिजली पैदा करने की जो बात थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी जिससे बिजली घरों तक पहुंचती है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि यूरेनियम जो है वो भारत के पास बहुत कम है, इसीलिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की बात नजर आई कि जिससे यूरेनियम को किसी तरह से ऐसे एक चीज में बदला जा सके जो थोरियम के साथ, क्योंकि थोरियम का जो हमारे देश में जो इस वक्त स्टॉक है, जो भंडार है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 25% से ज्यादा का है। तो इसीलिए सबसे पहले जो यूरेनियम है उसको प्लूटोनियम में बदला गया और उसके बाद उसी प्लूटोनियम से साफ तौर पर उससे ईंधन भी निकलता हुआ नजर आया जो इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए जो काम किया गया है, जिसको क्रिटिकलिटी के जरिए देखा गया है। क्रिटिकलिटी जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिटिकलिटी एक ऐसी स्टेज होती है जब इस तरह के ब्रीडर काम करते हैं तो उसमें जब प्रोटॉन जब टूटते हैं तो उसमें से कई सारे जो परमाणु होते हैं वो जब टूटते हैं तो उसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो आगे इस संचार को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी रहती है, वो जो चेन रहती है, जो चेन रिएक्शन देखने को मिलता है वो एक सस्टेनेबल स्पीड के थ्रू ही चलना चाहिए। अगर वो कम होगा तो उससे बिजली नहीं बनेगी और अगर वो नॉर्मल स्टेज में यानी कि चेन रिएक्शन के साथ सस्टेनेबल एक स्पीड बनाकर चलता है तो उससे बिजली पैदा हो सकती है और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी उसकी स्पीड तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है। तो इस स्टेज को बहुत ही ज्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं उसको बहुत बारीकी से समझते हैं कि जब इस तरह की स्थितियां हो तो उसी को क्रिटिकलिटी कहते हैं कि जब क्रिटिकलिटी होती है तभी वो स्टेज बनती है जहां से बिजली पैदा हो सकती है, जहां से ऊर्जा निकल सकती है और जहां से जिस ईंधन की बात हो रही है वो निकल सकती है। ये तो हो गया इसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो हो गए। इसके अलावा जो हम विंड एनर्जी की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है तो एनर्जी पर साफ तौर पर फोकस है क्योंकि विंड एनर्जी भी इसी तरह का काम करती है जो हवा से बिजली बनाने का काम करती है और विंड एनर्जी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जो विंड की जो ताकत होती है यानी हवा की जो क्षमता होती है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे टरबाइन घूमता है और उससे बिजली पैदा होती है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे आने वाले समय में भारत का जो बेहतर भविष्य उसका निर्माण तो हो ही पाएगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसे अलग अलग जो निर्णय लिए गए हैं वो अभी तक बहुत कारगर साबित हुए हैं क्योंकि बिजली की उत्पादकता जिस तरह से आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ क्योंकि हम जानते हैं बिजली तो कोयले से भी बनती है, इसके अलावा भी अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं
से बनती है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि प्रदूषण इससे बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो इस तरह के रिएक्टर्स हैं जो बिजली ये पैदा करते हैं, वो आप समझिए कि सातों दिन किसी भी मौसम में बिना किसी रुकावट के वो आराम से चल सकते हैं। और अगर ये चीज़ आने वाले समय में जब थोरियम के साथ मिलकर बनाई जाएगी, तो आप समझिए जब स्टेज 3 में इस तरह से चीज़ें होंगी तो वो इतना बड़ा आगे वाला गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत की जो दृष्टि है उसमें तो साफ तौर पर रहेगा ही, और इसके अलावा भी 500 मेगावाट की बिजली जो होती है वो सैकड़ों सालों तक आप समझिए कि लोगों को आराम से बिजली 24 घंटे सातों दिन आराम से मिलती हुई नजर आएगी, जो बहुत बड़ी अपनी पहल थी, और यही माना जाएगा कि सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है इस अभी तक के पूरे इतिहास में, जिसके लिए होमी भाभा ने जो नींव रखी वो यहां तक पहुंच पाई है। और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम किस तरह से एनर्जी सेक्टर को बूस्टर डोज देता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले सालों में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपने इतनी आसान भाषा में खासतौर पर जिस तरह का ये टेक्निकल एस्पेक्ट था हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की, लेकिन अब एक ऐसा प्रोग्राम जो जब भी होता है तो कहीं ना कहीं फिल्मी हो जाता है, और आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। अब हुआ ये कि जो डायमंड हार्बर का इलाका है वहां पर कुछ बाइकर्स का काफिला निकला। अब वो मतदाताओं को धमका रहे हैं। धमका इसलिए रहे हैं कि वो टीएमसी के पक्ष में वोट करें, और इसी वोटिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं समझने के लिए ये जो बाइकर्स हैं अब वो धमकाने का पूरा जो एक तरीके से रैकेट है उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मतदाताओं पर दबाव डाल रहे हैं, और जिसका संज्ञान त्वरित लिया गया और कार्रवाई भी हुई। लेकिन आखिरकार दीदी जब लगातार ये कहती हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है और हम वोटर्स के अधिकारों के लिए हैं, आखिरकार क्या इस तरह के अधिकार हैं? आइए समझते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो वोटर्स को धमकाने वाले जो ये बाइकर्स हैं उनका कहना है कि खेला हो गई, यानी कि अब तो खेल होगा। और डायमंड हार्बर में बाइक सवारों का एक काफिला आप देखिए टीवी स्क्रीन की दूसरी विंडो में, जहां पर छोटे डायलॉग बॉक्स में आप देख पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भयंकर खेला हो गई। और ये रात 9:50 का वीडियो है जब 20 बाइकों यानी बाइकर गैंग आप इसको कह सकते हैं, चुनाव आयोग ने ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किया, और तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है वो शिकायत भी हुई है। तो डायमंड हार्बर में अभी कुछ दिन पहले, डायमंड हार्बर ही वो इलाका है जहां पर कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर। वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप है। हालांकि टीएमसी के लिए कुछ ये नया नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आस ही क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आखिरकार टीएमसी किस तरह से जो दावे वादे अपनी चुनावी सभाओं में करती है उससे उलट वो करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो किस तरह से खेला हो बे, जय बांग्ला के नारे लगे। अब इस वीडियो के जरिए चौतरफा टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर उन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता मतदाताओं के मन में किस तरह से डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश है वो साफ तौर पर यह कि इन पर कार्रवाई हो। लेकिन लगातार ये माना जा रहा है कि डायमंड हार्बर की जो ये फुटेज है, अब इसको लेकर टीएमसी चौतरफा घिरी, और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने टीएमसी के गुंडों को एक वार्निंग दी है, यानी कि बहुत सख्त निर्देश दिया है। तो आखिरकार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? अब जब इस तरह से चेतावनी दी गई तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो नाराज हो गई। ममता का सवाल कि गृह मंत्री ऐसा कह कैसे सकते हैं। वहीं अमित शाह ने इस तरह से पलटवार किया कि गुंडों को चेतावनी अगर ना दी जाए तो क्या उन्हें प्यार किया जाए, यानी कि अभी ये जुबानी जंग चल रही है। तो अमित शाह का पलटवार साफ तौर पर जो ममता का सवाल है कि गृह मंत्री इस तरह से कैसे कह सकते हैं, वहीं अमित शाह का पलटवार कि गुंडों को तो चेतावनी देनी चाहिए तो क्या उन्हें प्यार किया जाए। अब इसी पर हम ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ दत्ता जो हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो
पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अब ऐसे में जो बाइकर गैंग है क्यों मतदाताओं को आखिरकार जो है वो दबाव में ला रहा है, क्यों ये बौखलाहट लगातार टीएमसी दिखा रही है। पहले चरण के चुनाव में हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अब डायमंड हार्बर। सौरभ की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए सौरभ के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन लब्बो लुबाब यही है कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं जो पहले चरण का मतदान हुआ 152 सीटों पर, अहम सीटें थी वो तमाम जो अहम सीटें हैं वहां पर मतदाता अपने मताधिकार जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए घर से निकला। और आपने ये देखा, हमने तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो डराते धमकाते हुए नजर आए थे। तो अगर देखा जाए इतिहास उठाकर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनावों का इतिहास यही कहता है, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से प्रतिबद्धता जताई थी कि लोग बेखौफ होकर निकले, बिना डर के निकले और अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें। अब इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर ये बाइकर गैंग किस तरह से, अब आप सोचिए आप घर पर बैठे हैं और जो सीटें बची हैं जिस पर अब 29 तारीख को वोटिंग होनी है, मान लीजिए अगर आप उसके अंडर आने वाले मतदाता हैं और इस तरह से कई बाइकर गैंग आवाज़ निकलते हुए खेला हो बे आपके घर के सामने से निकले तो जाहिर सी बात है कि मानसिक दबाव बनता है। और इस मानसिक दबाव के चलते, यही स्ट्रैटेजी के चलते टीएमसी कहीं ना कहीं मतदाताओं को परेशान कर रही है। और इसीलिए जब ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इस फुटेज को जारी किया तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं दो टूक कही कि ये गुंडागर्दी, क्योंकि पूरा देश जो है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र से ही चलता है, यानी कि हम संविधान को फॉलो करते हैं और वोट डालना आपका अहम संवैधानिक अधिकार है। तो उस लिहाज से ये भयंकर खेला हुआ जिस तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है ये नहीं होना चाहिए। तो रात 9:30 के आसपास 9:50 पर ये बाइकर गैंग जो है वो बाहर निकला और इस तरह से खेला होबे के नारे लगते हुए नजर आए। जिस तरह अगर देखा जाए जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की गई पहले चरण की अगर हम बात करें तो ये पिछले 5 दशक में अपने आप में एक इतिहास है कि 92% से ज़्यादा जो जनता है वो घर से बाहर है। तो 92% जो है वो वोटिंग पैटर्न रहा इस बार का। तो आइए सीधे सौरभ का एक बार फिर से रुख करते हैं। और सौरभ क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सौरभ मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? सौरभ सवाल यही है कि आखिरकार दीदी को किस बात का डर सता रहा है? अभी तो 4 मई आने में वक्त है, ये बौखलाहट क्यों? कैसे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो मनोबल गिराने के लिए मतदाता का बाइक पर निकल रहे हैं बाइकर गैंग की तरह और खेला होबे के नारे लगा रहे हैं? आचल देखिए, मंच का दावा एक है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कह रहा हूँ कि पहले चरण के बाद टीएमसी का दावा है कि वो सेंचुरी पार कर चुकी है और दूसरे चरण के बाद 200 पार कर चुकेगा। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? कभी ममता बनर्जी मंच छोड़कर चली जाती है कि बीजेपी का माइक बज रहा है। कहीं पे इलाके पे देखा जा रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट है फिर भी इलाके में बाइक रैलीज करके जो विपक्ष के वोटर जहां रहते हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खेला होबे एक ऐसा टर्म है टीएमसी का जिसको माना जाता है कि असल में ये वो लफ्ज है वो जिससे वोटर्स को और विपक्ष को मैसेज जाता है कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो हम इसका जवाब मिलेगा। एक तरफ से थ्रेट मानिए जो ये माना जाता है और दूसरी तरफ एक तरफ से ये सब चीजें हो रही है जहां पर बाइकर्स घूम रहे हैं। 20 बाइकर्स को घूमने चुनाव आयोग ने रोक लगाया तो तब जाके ममता बनर्जी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि बाइकर्स के ऊपर क्यों रोक लगाया जा रहा है और यहाँ पे देखा जा रहा है डायमंड हार्बर में क्या हो रहा है। और दूसरी तो एक कहीं ना कहीं भाजपा का ये कहना है कि असल में पहले चरण के बाद टीएमसी को तो जो दबाव उनके ऊपर है उसके चलते वो एक के बाद एक हथकंडे यूज कर रहे हैं। जब
ऐसे बाइकर्स निकलते हैं तो साफ तरीके से विपक्ष के जो नेता है, गृह मंत्री अमित शाह जो रैली कर रहे हैं वहां से वो ये बात कह रहे हैं कि ये सारी गुंडाई अब नहीं चलेगी। लेकिन उसको लेकर भी ममता बनर्जी नाराज है कि जब कहा जा रहा है कि ये सारी गुंडाई क्यों नहीं चलेगी, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुंडाई नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसी बात बोली जा रही है, तो वो किसके पक्ष में है। ये सवाल उठता है कि वो पक्ष किसका ले रही है, गुंडाई का पक्ष ले रही है। और जो सवाल ये है कि जैसे उनको नुक्कड़ में स्ट्रीट कॉर्नर करना पड़ रहा है, डोर टू डोर कैंपेन तो कहीं ना करना कहीं पड़ रहा है। ममता बनर्जी इस बौखलाहट में समझ भी नहीं पा रही हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको आइदर ब्लैक और व्हाइट एक जो है वो चुनना पड़ता है रास्ता। और कहीं ना कहीं जिस तरह अब बौखलाहट टीएमसी की हर बार चुनावी रैलियों में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत से सवाल है ममता बनर्जी के जहन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर जो ठाकुर नगर है वहां पर मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने जो ठाकुर नगर है वहां पर मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा बेहद अहम, जहां पर ठाकुर नगर में वो मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतुआ ठाकुर मंदिर में प्रधानमंत्री ने दर्शन भी किए, आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लिहाज से मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री ठाकुर नगर में मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते नजर आए। मतुआ ठाकुर मंदिर मथुरा समुदाय के लिए बहुत अहम और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लिहाज से भी इस मंदिर की अहम मान्यता है। तो प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा, जहां पर मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा, जहां पर वो मतुआ ठाकुर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अब बस लौटते हैं न्यूज़ पंच में और अब बात करते हैं कि रक्षा क्षेत्र में कैसे अब हम और आत्मनिर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब दुश्मन का बचना नामुमकिन हो गया है। लगातार हम रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे में जो स्वदेशी एडवांस्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म यानी कि स्वदेशी बख्तरबंद है, ये किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दुश्मन की अब आखिरकार खैर क्यों नहीं है। तो डीआरडीओ का स्वदेशी ट्रैक व्हील्ड प्लेटफॉर्म किस तरह से रक्षा क्षेत्र को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि ये आधुनिक तकनीक से लैस है और
आज के आधुनिक युद्ध की जो ज़रूरतें हैं, उसका जो परिचालन है, उसके अनुरूप इसे बनाया गया है। कैसे? हाई पावर इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और कठिन इलाकों और ढलानों को पार करने में सक्षम है। बिना चालक वाला बुर्ज जो है उसकी वजह से ये बहुत अहम है। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो का। विशाल, किस तरह से हम मान सकते हैं कि ये जो अहम बख्तरबंद हैं, ये रक्षक क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती देंगे, स्थायित्व देंगे आने वाले समय में? देखिए आंचल, अगले महीने हम मनाने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी। और मैं आपको बता दूं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे टेक अवेज थे, हमारे को काफी कुछ सीखने को भी मिला। और सबसे बड़ी सीख जो हमें मिली वो ये थी कि हमारे को टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा रेडी रहना है, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। जो आपने ये टेक्नोलॉजी नई बनी है और ये तो वो 12 कंट्रीज के करीब पास है ये टेक्नोलॉजी। और उसके अंदर जैसे जर्मनी का है पैंथर का, साउथ कोरिया का ब्लैक पैंथर, अमेरिका, चाइना, इजराइल, इन सब कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी शामिल है। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसकी खास बात ये है कि डीआरडीओ ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, यानी कि भारत फोर्ज जो कल्याणी ग्रुप का है और टाटा एडवांस के साथ मिलकर इसको बनाया है। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो हमारा जो टैंक है जोरावर, वो राजस्थान के रेगिस्तान में उसको टेस्ट किया जा चुका है। अब हाई ऑल्टीट्यूड और कम ऑक्सीजन में, यानी कि लद्दाख में उसके एडवांस टेस्टिंग चल रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 में वो हमारी फौज में शामिल हो जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि आपके पास एक ऐसा कॉकपिट है जिसके अंदर बैठ के ना सिर्फ आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं, बल्कि आने वाली जो मिसाइल है, आपको अटैक करने वाली मिसाइल है, उनका हवा में ही मारकर गिरा सकते हैं। तो जल्द ही ये हमारी फौजों में शामिल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे अपने देश में बना रहे हैं। और जिस तरह से बदलती हुई तस्वीर है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हमें जो सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही है, हमें दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी फौज को अपने ही हथियार देने में सक्षम हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए आपको